हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बातें बंद। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे फिस्कल फंक्शंस के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था बेटा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। अगर मैं बात करूं, जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों के रोल्स के अंदर एलोकेशन जो रोल था वो स्टार्ट किया था। जितने भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे, ऑलमोस्ट सारे ही प्रेजेंट है। वापस से पहला पॉइंट बिना देखे रिकॉल करो। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कितने तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, 3। एक कौन सा होता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? प्राइवेट। सोशलिस्ट में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट में, और मिक्स में कुछ प्राइवेट के पास है, कुछ गवर्नमेंट के पास। इंडिया के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम होता है? मिक्स्ड होता है। यूएस में कैपिटलिस्ट, चाइना में सोशलिस्ट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हमेशा कैसी होंगी? वांट्स के कंपैरेटिवली रिलेटिवली स्केर्स। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगा? सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कुछ वांट्स क्या होंगी? सेटिस्फाई। कुछ वांट्स को क्या रहने देगा? अनसेटिस्फाई। फिर हमने थर्ड पॉइंट ये देखा था कि इकोनॉमिस्ट के व्यू याद है तुम लोगों को? पहला इकोनॉमिस्ट कौन सा था? एडम स्मिथ बोलते हैं कि गवर्नमेंट को सिर्फ कितने रोल परफॉर्म करने चाहिए? 3। पहला रोल नेशनल डिफेंस, सेकंड वन एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, थर्ड रोल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मुझे बस इतना बताओ, अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये 3 काम करेगा तो बाकी सारे काम कौन करेगा? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, प्राइवेट। अगर प्राइवेट सारे काम करता है, गवर्नमेंट सिर्फ ये 3 रोल परफॉर्म करता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो चीज हमें ज्यादा चाहिए वो कम प्रोड्यूस होगी, जो चीज हमें कम चाहिए वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी या तो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मार्केट फेलियर हो जाएगा। तो बेटा मार्केट फेलियर ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। कौन बोलता है ये? रिचर्ड मसग्रेव बोलता है। तो रिचर्ड मसग्रेव ने 1959 में एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। रिचर्ड मसग्रेव ने उस बुक के थ्रू बोला कि गवर्नमेंट को वो काम तो करने चाहिए जो एडम स्मिथ ने बताए थे, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को 3 रोल और परफॉर्म करने पड़ेंगे। वन इज एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। याद है? अब वापस एलोकेशन का मतलब एक लाइन में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर ट्रांसपेरेंट हो, अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो। तो बेटा कैसे होगा? अमीर से क्या वसूलो? टैक्स, और गरीबों में टैक्स को दो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। थर्ड वन इज स्टेबलाइजेशन, प्राइस ना तो ज्यादा हो ना कम। इसका मतलब ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर दीजिएगा। एलोकेशन फंक्शन एज वेल एज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है या मैक्रो? और स्टेबलाइजेशन मैक्रो इकोनॉमिक। ये मैंने तुम्हें बताया था और इस पर भी चर्चा होनी है। फिर मैंने तुम्हारे को एक चीज और बताई थी, याद करो। हर गवर्नमेंट के सामने 4 क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनको 4 प्रॉब्लम बोलते हैं। पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी। इसका मतलब कितनी रिसोर्सेज हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखें, सारी रिसोर्सेज को आज यूटिलाइज ना करें। याद है? फिर हम लोग आए थे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटेल में एलोकेशन फंक्शन। और मैंने तुम्हारे को सिर्फ एक लाइन बताई थी एलोकेशन के अंदर कि एलोकेशन फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। याद है यहां तक? आप सुनिए जरा, एलोकेशन फंक्शन के अंदर ही कुछ डिस्कशन और है। तो सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, प्लीज सुन लो, एलोकेशन की बात कर रहे हैं। एलोकेशन फंक्शन में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था सर, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सेकंड पॉइंट सुन लो, ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, प्लीज सुन लेना, ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसको
इसको बोला गया है ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। दैट इज, अगर मैं बात करूं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम बोला गया है। सर क्यों बोला गया है? इसके पीछे दो रीजंस बताए गए हैं। इसका मतलब सर रिसोर्सेज का एलोकेशन ये बेटा एक बहुत ज्यादा क्या है, क्रिटिकल प्रॉब्लम। सर क्यों है ये क्रिटिकल प्रॉब्लम? इसके पीछे बेटा दो रीजन बताए। पहला रीजन ये बताया कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज कैसी होती हैं बेटा, स्केर्स। पहला पॉइंट मुझे बताइए, एक बात तो ये बताइए, रिसोर्सेज पहले तो हमारे पास कम है कंपेयर टू वांट्स, तो सोच समझ के हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट। अगर हम सोच समझ के रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करेंगे तो हमारी रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो पहला पॉइंट ये बताया गया, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। सर क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों बोली गई है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसी हैं, स्केर्स। स्केर्स का मतलब रिसोर्सेज वांट्स के कंपैरेटिवली कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड। तो हमें रिसोर्सेज का सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन। और दूसरा रीजन ये बताया, ध्यान से सुनना, दूसरा रीजन ये बताया कि जो रिसोर्सेज होती हैं उन रिसोर्सेज के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर ये क्या मतलब हुआ? सर रिसोर्सेज के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। देखो सबसे पहला रीजन, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज तो हैं कैसी, लिमिटेड। तो बेटा मुझे रिसोर्सेज को सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, यूज। इसलिए बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिटिकल प्रॉब्लम है। सेकंड रीजन, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव क्या है, यूजेस। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज में पैसा भी आ सकता है, रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आ सकती हैं जो आप लोग यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन पर्पस। वापस सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, रिसोर्सेज में खाली पैसा ही नहीं, रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आ सकती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज के अंदर पैसे के साथ साथ अगर मैं लैंड की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो बेटा जमीन भी एक तरीके से क्या कहलाएगी, रिसोर्स। क्योंकि हम जमीन को यूज करके कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिसको यूज करके हम गुड्स या सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोला गया है, रिसोर्सेज। तो आई होप रिसोर्सेज का मतलब खाली पैसा नहीं, रिसोर्सेज का मतलब वो सारी चीजें जिनको हम लोग यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं बेटा क्या, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो है लिमिटेड, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव क्या हैं, यूजेस। सर ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, ध्यान से सामने। सपोज करो मेरे पास लैंड है, ठीक है। अब इस लैंड के अंदर सुन लो, इस लैंड के अंदर मैंने क्या करा, मेरे को दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, वन इज फ्रूट्स एज वेल एज वन इज वेजिटेबल्स। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि एग्जांपल से समझ आएगा। मुझे रिसोर्स मेरे पास है जमीन, दैट इज लैंड। लैंड पे मुझे दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, वन इज फ्रूट, वन इज वेजिटेबल। तो मैंने बेटा इतने पोर्शन पे, लैंड के इतने पोर्शन पे तो क्या प्रोड्यूस कर दिए, फ्रूट्स, और रेस्ट ऑफ दी पोर्शन पे मैंने क्या प्रोड्यूस किया, वेजिटेबल। ये मैंने प्रोड्यूस करने के बाद जब सोसाइटी में मैंने इन सारी चीजों को बेचा, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन करने के बाद बेचूंगा ना, तो सोसाइटी को जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो मिली बेटा 1 करोड़। ध्यान से सुन लो पॉइंट। ये मेरे पास क्या था, एक लैंड, लैंड का मतलब रिसोर्स। उस रिसोर्सेस पे इतने वाले पोर्शन पे मैंने क्या प्रोड्यूस किया, फ्रूट, रेस्ट पे वेजिटेबल। इसके बाद इस चीज को प्रोड्यूस करने के बाद जो सोसाइटी को मैक्सिमम वैल्यू मिली वो कितनी हुई, 1 करोड़। अब मैं एक और अल्टरनेटिव ले रहा हूं, सामने देखो। एक अल्टरनेटिव में वही लैंड है मेरे पास, उस लैंड पे मैंने इतने पोर्शन पे क्या कर दिया, वेजिटेबल, और बाकी पे फ्रूट्स। अब जो सोसाइटी को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है
वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4 करोड़। इसका मतलब देखना ध्यान से, ये पहला ऑप्शन, ये पहला ऑल्टरनेटिव, और ये क्या था बेटा, सेकंड ऑल्टरनेटिव। तो मुझे सोच के बताना रिसोर्स कैसी है, एक, उस रिसोर्स के कितने ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, एक से ज्यादा। तो मुझे बताओ मैं कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज करूं जिससे मुझे मैक्सिमम, मुझे नहीं सोसाइटी को मैक्सिमम क्या मिले, वैल्यू। एक और प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या हुई, रिसोर्सेस के कितने यूजेस दिख रहे हैं तुम्हें, ऑल्टरनेटिव। पहला तुम्हें दिखा कि अगर तुम इस ऑल्टरनेटिव को यूज करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1 CR। अगर तुम ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज करते हो तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 4 CR। और तुम ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करते, तुम सोचते हो क्यों ना हम थर्ड ऑल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं, इस रिसोर्स को क्या दे देते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, दे सकते हो लैंड को। तो तुम इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव क्या करो, यूज करो जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम क्या मिले, वैल्यू। तो बेटा ये भी तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना तुम्हारे सामने। तो सोच के देखो, पहले तो रिसोर्सेस कैसी हैं, स्केर्स, और एक रिसोर्स के कितने ऑल्टरनेटिव हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव। तो हम कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज करें जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसा हो, ऑप्टिमम। तो मुझे सोच के बताओ, कायदे में अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से कितना हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, हमें नहीं सोसाइटी को 1 CR, दूसरे में 4 CR, और मैं बोल रहा हूं तीसरे वाले ऑप्शन में लेट अस सपोज आपको मिल रहा है 2 CR। तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, सेकंड। अब किसी ने अगर थर्ड ऑल्टरनेटिव यूज कर लिया तो रिसोर्सेस का वेस्टेज हो गया ना। कितने मिलना चाहिए था आउटपुट, 4 CR, उसने ऑल्टरनेटिव गलत क्या कर लिया, ऑप्ट या चूज कर लिया, जिससे रिसोर्सेस का वेस्टेज, कितना वेस्टेज, 2 करोड़। तो मुझे बताइए ना, रिसोर्सेस का एलोकेशन एक बहुत बड़ी क्या होती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम। सर क्यों होती है, क्योंकि एक रिसोर्सेस के मल्टीपल क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव, और रिसोर्सेज ही कैसी हैं हमारे पास, स्केर्स। तो इसलिए सेकंड पॉइंट ये बोला गया है एलोकेशन में कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज रिसोर्सेज कैसी हैं, स्केर्स, एंड सेकंड रीजन इज रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव क्या हैं, यूजेस। तो सोच समझ के तुम्हें रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट। आई होप क्लियर है। अब याद करना, तुम्हें मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, वांट्स कैसी होती हैं, उन वांट्स के कंपैरेटिवली वापस रिसोर्सेज। तो तुम रिसोर्सेज को क्या करते हो, एलोकेट। तो तुम क्या करते हो, चॉइस करते हो ना। तो यहां भी तो तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करो, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करो, या थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो ये भी तो तुम्हारे सामने एक तरीके से क्या आ गई बेटा, चॉइस आ गई ना। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, ये एक सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम। तो तुम्हें सोच समझ के ऑप्शन को, दैट इज तुम्हें सोच समझ के ऑल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम वैल्यू किसको मिलेगी, सोसाइटी को। और अगर तुमने सोच समझ के ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया तो रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, वेस्टेज। ये बता रहे हैं तुम्हें एलोकेशन फंक्शन में। आई होप क्लियर है। तो पहला पॉइंट तुमने एलोकेशन की डेफिनेशन लिखी थी, उसी में सेकंड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, उसी के अंदर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, डेफिनेशन था, एलोकेशन और रिसोर्स एलोकेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। अब उसी में सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो रिसोर्स एलोकेशन इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। रिसोर्स एलोकेशन इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। Resource allocation is a critical problem because of 2 reasons. Resource allocation is a critical problem because of 2 reasons. अब वो 2 reasons क्या हैं, A और B करके लिख लेना। Resource allocation is a critical problem because of 2 reasons. पहला रीजन लिखो, A, scarcity, scarcity of resources. A, that is first reason है बेटा, scarcity of resources। क्या मतलब होता है scarcity of resources,
लिमिटेड रिसोर्सेस किसके कंपैरेटिवली? तो लिमिटेड वर्ड आएगा, रिलेटिवली लिमिटेड। तो लिखो इसी के आगे, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस दैट इज रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस, रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस एज कंपेयर टू अनलिमिटेड वांट्स, रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस एज कंपेयर टू अनलिमिटेड वांट्स। और सेकंड रीजन क्या है? रिसोर्सेज के क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो सेकंड रीजन बी करके लिखो, रिसोर्सेज कैन हैव मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज कैन हैव मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस। इनमें दोनों अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट लिखो, दैट इज फर्स्ट अंडरलाइन कर लो, ऑल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वो दो रीजन क्या हैं? एक तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर है? अब सुनिए जरा, इसी के अंदर, अब ध्यान से सुनो, इसी के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल ने थर्ड पॉइंट क्या लिखा? सर थर्ड पॉइंट में इसी के अंदर एक चीज लिख दिया, एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये क्या होता है? सर एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है ये बताया है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सर एलोकेटिव एफिशिएंसी का अभी मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई, ये सोचो रिसोर्सेज के कितने यूजेस हैं? ऑल्टरनेटिव क्या है बेटा? यूजेस हैं, यस या नो? तो बेटा आपके सामने एक ऑप्शन आया था, दूसरा ऑप्शन आया था, तीसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू सोसाइटी को कितनी मिल रही थी? 1 CR, दूसरे ऑप्शन में 4 CR और तीसरे ऑप्शन में 2 CR। ये दिख रहा था? तो एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या है ये समझो। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं? यूजेस। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट मिले। सिंपल सा मतलब है। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम क्या मिले? मैक्सिमम वैल्यू मिले या मैक्सिमम आउटपुट मिले। इसको क्या बोलते हैं? और एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम आउटपुट, नो आउटपुट या नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम आउटपुट किसको मिलना चाहिए? सोसाइटी को। तो एक बात याद रखना, एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट आप किसको दे रहे हैं? सोसाइटी को। तो मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए सोसाइटी को, तो आपको उस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा या चूज करना पड़ेगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट इन एलोकेशन फंक्शंस डेफिनेशन। तो थर्ड पॉइंट लिखो, एलोकेटिव एफिशिएंसी। और इस पे एमसीक्यू पूछा गया है, लिखो थर्ड पॉइंट एलोकेटिव एफिशिएंसी, डैश जाके लिखो, इट मींस utilizing limited resources. It means utilizing limited resources to produce goods and services. आप एक बार बताओ, रिसोर्सेज को आप यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? गुड्स या सर्विसेज। तो यही बोल रहा है एलोकेटिव एफिशिएंसी मींस यूटिलाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वुड प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू टू द सोसाइटी।
इसको बोलते हैं बेटा एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसका मतलब आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करा पाओ बेटा, किसको, सोसाइटी को। इसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन से मिल रहा है, सेकंड से मिल रहा है या थर्ड से? तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करोगे? सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहां पे अंडरलाइन कर लो वर्ड पे, मैक्सिमम वैल्यू टू दी सोसाइटी। इस पे एमसीक्यू पूछा हुआ है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नो वैल्यू और नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। आई होप क्लियर है सबको। अब ये तुम लोगों का एलोकेशन का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है। अब बस मुझे ये बताओ, मार्केट फेलियर्स को क्या खत्म कर सकते हैं? सोच समझ के आंसर देना। मार्केट फेलियर को खत्म कर सकते हैं? खत्म नहीं कर सकते। मार्केट फेलियर को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वापस पहले तो मुझे बताइए मार्केट फेलियर होता क्या है? या तो जो चीज हमें चाहिए, या तो उससे, एक मिनट, जो चीज हमें चाहिए या तो बन रही है कम या ज्यादा, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा होगा या अंडर प्रोडक्शन। इस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर को, एक मिनट, मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए किसको आना पड़ेगा? और गवर्नमेंट को कौन सा रोल परफॉर्म करना पड़ेगा? एलोकेशन। ये कौन बोलता है? रिचर्ड मसग्रेव। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट फेलियर जो सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं? आंसर इज नो। गवर्नमेंट, वापस बोल रहा हूं, गवर्नमेंट सिर्फ इस सिचुएशन को क्या कर सकता है बेटा? कंट्रोल। इस सिचुएशन को गवर्नमेंट सिर्फ क्या कर सकता है? मिनिमाइज कर सकता है। 100% मार्केट फेलियर को क्या नहीं कर सकता गवर्नमेंट? खत्म नहीं कर सकता। तो ये याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से मार्केट फेलियर को खत्म कर सकते हैं, आंसर इज नो। गवर्नमेंट मार्केट फेलियर वाली सिचुएशन को सिर्फ क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, और मार्केट फेलियर को खत्म नहीं कर सकते, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा? एलोकेशन। तो दो एमसीक्यू बन रहे हैं यहां से। एलोकेशन फंक्शन की वजह से किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? मार्केट फेलियर। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से मार्केट फेलियर को हम खत्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। हम का मतलब गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, गवर्नमेंट को मार्केट फेलियर वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? रिचर्ड मसग्रेव। क्लियर है? अब इसी के अंदर हेडिंग डाल लो। इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो, रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। और रीजंस को कई बार बोलते हैं रैशनल। तो ब्रैकेट में लिख लेना रैशनल। दैट इज मार्केट फेलियर के बहुत सारे, अब आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रीजंस। किन रीजंस की वजह से मार्केट फेलियर वाली सिचुएशन अराइज होती है? वापस बोल रहा हूं, और रीजंस को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल। तो बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर है, बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। वापस एक एक करके रीजन सुनते रहो। पहला रीजन, पहले 3 रीजन समझा रहा हूं, फिर इसके बाद अगले। पहला रीजन आएगा imperfect information. That is the first reason for market failure. पहला रीजन क्या लिखा है? imperfect information. सर imperfect information का मतलब क्या होता है? imperfect information का मतलब होता है एक पार्टी, that is फर्स्ट पार्टी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्टी जान के सही इंफॉर्मेशन किसको नहीं प्रोवाइड करा रहा? सेकंड पार्टी को। दैट इज
मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, सुन लो, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं उस इंफॉर्मेशन को जान के आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक पार्टी के पास क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन पूरी किसको नहीं दे रहा? सेकंड पार्टी को नहीं दे रहा। सर ये कैसे रीजन हुआ मार्केट फेलियर का? ध्यान से सुन लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 4 व्हीलर है, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मेरे 4 व्हीलर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सर मैं अपने 4 व्हीलर को क्या करना चाहता हूं बेटा? सेल करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, और मुझे पता है मेरे 4 व्हीलर की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से मेरा 4 व्हीलर सिर्फ कितने, मैक्सिमम कितने लैक्स में बिकेगा? 2 लाख। इसका मतलब मेरे पास एक 4 व्हीलर है, उस 4 व्हीलर में कुछ क्या है? प्रॉब्लम है, और मुझे पता है मेरा 4 व्हीलर मार्केट में अगर मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं, तो उस बेचने के बाद मुझे मैक्सिमम कितने लाख रुपए मिलेंगे? 2 लाख। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने OLX नाम सुना है? सबने सुना है? मैंने क्या करा, OLX पे अपने 4 व्हीलर की सारी डिटेल्स क्या कर दी? अपलोड कर दी, और मैंने ये कह दिया कि मैं अपना 4 व्हीलर बेच रहा हूं 3 लाख में। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या करा, कायदे में मेरे 4 व्हीलर के अंदर मुझे पता था ना कि मेरे को 4 व्हीलर बेचने पे कितने लैक्स मिलेंगे? 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने क्या करा, मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को हाइड कर दिया, मैंने अपने 4 व्हीलर की डिटेल्स OLX पे अपलोड कर दी, और मैंने 4 व्हीलर की डिटेल्स के साथ ये लिख दिया कि मैं अपने 4 व्हीलर को 3 लाख में बेचना चाहता हूं। तो मुझे सोच के बताओ, कोई ना कोई पर्सन मेरे से 4 व्हीलर 3 लाख में खरीद लेगा, हां या ना? सोच के देखो, खरीद लेगा? अब मुझे बताओ, मैं कैसा पार्टी था? फर्स्ट पार्टी। जो खरीद रहा है वो क्या है? मैंने सेकंड पार्टी को क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताई? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैंने उससे क्या हाइड कर लिया? अपनी 4 व्हीलर की प्रॉब्लम। कायदे में मेरे 4 व्हीलर पे उसने कितनी रिसोर्स एक्स्ट्रा लगा दी? 1 लाख। रिसोर्सेस का क्या हुआ? वेस्टेज हुआ। तो मुझे बताओ, जब रिसोर्स वेस्ट हो रही हैं, जहां पे रिसोर्स कम लगनी चाहिए थी वहां पे रिसोर्स उस पर्सन ने क्या कर दी? ज्यादा लगा दी। किसकी वजह से लगा दी? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से लगा दी। तो बेटा क्या हो गया? मार्केट फेलियर हो गया। वापस सुन लो, कई बार हमको कहते हैं कि जो चीज ज्यादा बननी चाहिए थी वो कम बन रही है, जो चीज कम बननी चाहिए थी वो ज्यादा बन रही है। ये एक सिचुएशन है मार्केट फेलियर। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मुझे रिसोर्सेस कितनी लगानी चाहिए थी? 2 लाख। मैंने कितनी लगा दी? 3 लाख। 1 लाख मैंने क्या कर दी? ज्यादा लगा दी। किसकी वजह से लगा दी? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो रिसोर्सेस का वेस्टेज हुआ। तो बेटा ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा रीजन फॉर मार्केट फेलियर। दैट इज द फर्स्ट रीजन, जिसका नाम सिर्फ लिखा है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आई होप क्लियर है सबको? पक्का? अब आते हैं 1 मिनट, सेकेंड रीजन भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। सेकेंड रीजन लिखा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? प्लीज सुनो। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है मार्केट में मोनोपोली। याद है तुम लोगों को या नहीं याद? तो मैं बता देता हूं। अगर आप सेलर हैं, अगर आप क्या हैं बेटा? सेलर, ठीक है। सेलर हैं कम, सेलर तो हैं कम, और बायर क्या हैं? बायर हैं बेटा ज्यादा। तो सोच के देखो, बायर की चलेगी या सेलर की? आप एक बात सोच के देखो, आप मार्केट से ये चीज खरीदने जाते हैं, इसको बनाने वाले मार्केट में लिमिटेड क्या हैं? सेलर। तो लिमिटेड सेलर हैं, बायर क्या हैं? ज्यादा। तो बेटा मुझे बताओ, आप जो प्राइस बोलोगे उस प्राइस पे आपको वो बेचेगा, या जो प्राइस वो मांगेगा आप वो देंगे? क्यों? सेलर कैसे हैं? सेलर हैं कम, बायर हैं ज्यादा। एग्जाम्पल लेता हूं रिवर्स।
पेट्रोलियम। मुझे बताइए, पेट्रोलियम, पेट्रोल की बात करते हैं, कहां से आता है? गल्फ कंट्री से। अब मुझे बताइए, बायर क्या है? ज्यादा। सेलर क्या है? तो पेट्रोल के प्राइस में हम जो बोलते हैं, हमें उस प्राइस पे पेट्रोल मिलता है? नहीं मिलता ना। तो सोच के देखो मैंने क्या बोला है। अगर किसकी मोनोपोली है? सेलर की मोनोपोली है। तो सेलर को यह पता है कि सेलर है कम, बायर है क्या? तो सेलर क्या करता है पता है? सेलर जान के क्या करता है? अंडर प्रोडक्शन, जान के प्रोडक्शन को कम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है डिमांड ज्यादा और प्रोडक्शन क्या कर रहा है? कम, जिसकी वजह से बेटा क्या इंक्रीज हो जाएंगे? प्राइस। तो मुझे बताओ, इस सिचुएशन की वजह से सेलर ने जान के क्या करा? और अंडर प्रोडक्शन इज द रीजन फॉर मार्केट फेलियर। और बेटा मुझे बताओ, जब सेलर अंडर प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट फेल होगी, यस या नो? इस सिचुएशन को बोला गया है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो मुझे बताओ, सिचुएशन फॉर मार्केट फेलियर या रीजन फॉर मार्केट फेलियर में पहला रीजन क्या बताया? मैं आपको जान के क्या दे रहा हूं? गलत इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपकी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। दूसरा, सेलर कैसे? कम। बायर कैसे? तो सेलर क्या करेगा? अंडर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। सेलर ने अंडर प्रोडक्शन करा तो अंडर प्रोडक्शन इज द रीजन फॉर मार्केट फेलियर। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है? थर्ड रीजन सुन लो। थर्ड रीजन बोला गया है, तीनों आई से हैं। थर्ड रीजन बोला गया है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं बेटा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये आप लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में, माइक्रो में। बता देता हूं तुम लोगों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे माइक्रो में। बस अभी के लिए दिमाग में रख लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सुन लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में आएगा। एग्जांपल ले रहा हूं, सुन लो। सर क्या लिखा है मैंने, इधर पढ़ो। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आ रही हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं लेबर का। सुन लो। सर इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मुझे बस इतना सोच के बताओ, लेबर कहां पे काम करना ज्यादा पसंद करेगा, विलेज में या सिटी में? लेबर कहां पे काम करना ज्यादा पसंद करेगा, विलेजेस में या सिटीज में? क्यों? वहां पे क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? वेजेस। बिल्कुल सही आंसर। अब देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, सोच के देखो। जब सारी लेबर सिटी में काम करना पसंद कर रही है, बिकॉज सिटी में उनको ज्यादा क्या मिल रहे हैं? वेजेस। तो बेटा कहां पे लेबर की कमी हो गई? विलेजेस में। जब विलेजेस में लेबर की कमी हो गई तो जो गुड्स विलेजेस में बनने चाहिए वो कम बनेंगे ना, क्योंकि वहां पे कौन नहीं है, और लेबर सिटी से विलेज में मूव करना नहीं चाहता। तो मुझे बताओ, विलेज में क्या हो जाएगा? अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। और क्यों हुआ ये अंडर प्रोडक्शन? बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे बताओ, विलेजेस में जो गुड्स बनने चाहिए वो गुड्स अंडर प्रोड्यूस होंगे, और अंडर प्रोडक्शन इज द रीजन फॉर मार्केट फेलियर। सोच के देखो क्या पढ़ रहे हो। मार्केट फेलियर के पीछे बहुत सारे क्या होते हैं? रीजंस। पहला रीजन है, मैं आपको गलत क्या दे रहा हूं? इंफॉर्मेशन, जिससे आपकी रिसोर्सेज क्या हो रही हैं? वेस्ट। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जान के गलत क्या दी? इंफॉर्मेशन। दूसरा, सेलर कैसे? सेलर कम, बायर ज्यादा। इसका मतलब जब सेलर कम होंगे तो सेलर जान के अंडर प्रोडक्शन करेगा, जिससे प्राइस क्या हो जाए? हाई। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का सिंपल सा मतलब सेलर की क्या है? मोनोपोली। तीसरा पॉइंट सोच के बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से कहां नहीं जाना चाह रहे?
सिटी से विलेज में। तो विलेज में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी होगी तो विलेजेस के अंदर जो चीज बननी चाहिए उसका अंडर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, और अंडर प्रोडक्शन इज द रीजन फॉर मार्केट फेलियर। तो 3 रीजन समझ आ गए। पहले 3 रीजन लिख लो, कहीं पे भी एग्जांपल नहीं दे रखा, स्टेटमेंट दे रखी है। तो तुम्हें रीजंस लिखने हैं, तो तुमने हेडिंग डाला रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। रीजंस की जगह कई बार रैशनल भी बोलते हैं, तो लिखो फर्स्ट रीजन, लिखो फर्स्ट रीजन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें मैं एक एक लाइन तुम्हें लिखवा रहा हूं जिससे तुम्हें फ्यूचर में याद रहे। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज वन पार्टी is not provided full information, that is one party is not provided full information, one party is not provided full information to another party, one party is not provided full information to another party। अंडरलाइन कर लो imperfect information, अंडरलाइन द वर्ड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड, कौन कम है, सेलर कम है, कौन ज्यादा है, तो सेलर क्या करेगा, अरे अंडर प्रोडक्शन करेगा जिससे प्राइस क्या हो जाए, हाई। इसका मतलब सेलर की क्या है, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो सेकंड लिखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखो डैश डाल के, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर लीडिंग टू, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर लीडिंग टू अंडर प्रोडक्शन, leading to underproduction and higher prices, presence of monopoly power leading to underproduction and higher prices। अब एक बात हो, यहां पे किसकी मोनोपोली है, सेलर की। सेलर जान के क्या कर रहा है, अंडर प्रोडक्शन जिससे प्राइस क्या हो जाए, हाई। अंडरलाइन कर लो यहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन्फ्लेशन तो आएगा, प्राइस हाई होंगे, इन्फ्लेशन आएगा। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, प्राइस हाई तक मत जाओ, पहले बात करते हैं इस पे। प्राइस हाई कब होते हैं, जब डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, कम। अब मुझे बताओ आप जान के क्या करना चाहते हो, सप्लाई कम, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आपकी क्या है, मोनोपोली। तो जान के गुड्स क्या करोगे, डिमांड से कम प्रोड्यूस करोगे। जब डिमांड से कम प्रोड्यूस करोगे गुड्स तो अंडर प्रोडक्शन हो गया, और अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन दोनों क्या है रीजन, मार्केट फेलियर। अब याद रखना इसी की वजह से कई बार प्राइस हाई होते हैं और क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन। तो ये जितने भी तुम पढ़ रहे हो फंक्शंस, इन फंक्शंस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट इन सारी चीजों को क्या कर पाएगा, कंट्रोल। थर्ड लिखो, हाँ बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है, वहां पे क्या आएगा, उल्टा, दोनों केस हो सकते हैं। अब थर्ड लिखो, पहले तो यहां पे अंडरलाइन कर लो इम्परफेक्ट कंपटीशन। अरे दोनों, इतनी क्या वार्तालाप चल रही है, इतनी क्या वार्तालाप चल रही है, इसको छोड़ दो। ये डिस्कशन सब क्लास के साथ, ये भी सुनने हैं, पहले मेरे साथ करो डिस्कशन, मेरे थ्रू ऐसे। हाँ तो अच्छी बात है, करो डिस्कशन। तो ये तो बोलो क्लास के साथ करो, तो तुम्हारे जो दिमाग में डाउट है वो एक का डाउट सबका भी हो सकता है ना। तो बेटर ये है कि अलग अलग डाउट पूछेंगे, बेटर है कि एक क्लास में पूछ ले, उसी डाउट से बाकियों के डाउट पे रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे भी तुम लोग अभी पूछने गए थे पार्टनरशिप में डाउट एक एक करके सारे, तो बेटर क्या है वो क्लास में पूछ लो। तुम लोग क्लास में अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट होता है क्लास में पुटअप करो। एटलीस्ट क्या होता है, एक स्टूडेंट कोई डाउट पुटअप करता है, मैं पॉइंट नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट कोई डाउट पुटअप करता है और वही डाउट सिमिलर बाकियों का भी है, तो क्लास में क्या हो जाता है, रिजॉल्व।
तो बेटर है डिस्कशन आपस में करो, मना नहीं कर रहा, चीजों पे करो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे डिस्कशन करना चाहिए तो क्लास में ही डिस्कस करो, बाकियों का भी हो सकता है वो डाउट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं करना चाहते? मूव कहां से? अरे सिटी से कहां नहीं जाना चाहते? तो विलेज में गुड्स जो चाहिए वो बनेंगे या नहीं? तो गुड्स का क्या हो जाएगा? अंडर प्रोडक्शन। और ये क्या है? रीजन फॉर मार्केट फेलियर। तो लिखो यहां पे थर्ड, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टेटमेंट है सिर्फ, कुछ नहीं। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिख लो ये चार चीजें याद रखने के लिए। अभी जब तुम माइक्रो पढ़ोगे, माइक्रो में डिटेल पढ़ोगे तुम लोग, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अभी एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, हल्की सी, 5-1 मिनट। पहले लिख लो इन चारों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे बहुत सारी जगह पे यूज होगा। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास लैंड है, प्लीज सोच के बताना, अगर मेरे पास लैंड है, मैं किसी को लैंड प्रोवाइड कराता हूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? रेंट। भैया मेरे पास जमीन है, मैंने जमीन किसी को दी तो रिटर्न में वो मुझे क्या देगा? रेंट। अगर लेबर की बात करते हैं, लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस। तो लैंड के केस में तो आता है बेटा रेंट, लेबर के केस में आता है वेजेस। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। तो कैपिटल के केस में आता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मैंने क्या बोला? एंटरप्रेन्योर होता कौन है? तुम कह रहे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन को सुनो, मानता हूं अच्छी बात है एंटरप्रेन्योर के केस में प्रॉफिट, लेकिन एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जो बिजनेस करता है वो बिजनेसमैन। दैट इज द पॉइंट। सुनिए, एंटरप्रेन्योर आप कह रहे हैं बिजनेसमैन होता है, ओनर होता है, फाउंडर होता है, लेकिन याद रखना जो बिजनेस में टाइम टू टाइम इनोवेशंस लाता है, जो बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम इनोवेशंस लाता है, जो बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, उसको बोलते हैं बेटा क्या? एंटरप्रेन्योर। तुमने नाम सुना है कंपनी गूगल? अरे सुना है? चलिए, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उस फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। उस फोन के अंदर तुम एंटर करते हो जीमेल की आईडी। एंड्रॉइड है? एंड्रॉइड फोन के अंदर तुम एंटर करते हो जीमेल आईडी। तो एंड्रॉइड किसने बनाया है? गूगल ने। फोन नहीं कह रहा, एंड्रॉइड बोल रहा हूं। एंड्रॉइड फोन तो सैमसंग का है, फोन तो ओप्पो का है, फोन वीवो का है, उसमें क्या है? एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड क्या है बेटा? एक सॉफ्टवेयर। तो बेटा ये किसने बनाया है? गूगल ने। अब सोच के देखो, गूगल कंपनी का एंटरप्रेन्योर कौन है? तुमने बोला सुंदर पिचाई, वो है, ठीक है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। लेकिन बेटा सुंदर पिचाई तो गूगल को चला रहा है इस टाइम पे। सोच लो, सुंदर पिचाई गूगल को आगे लेके जा रहा है, लेकिन बेटा नई अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, सारी चीजें कौन ला रहा है? लैरी पेज। सर हमने नहीं पढ़ा, तो मैं बता रहा हूं। सोचो, सुंदर पिचाई तो गूगल को इस टाइम पे चला रहा है ना, लेकिन गूगल के लिए नई क्रिएटिविटी, नई अपॉर्चुनिटी ये कौन ढूंढ रहा है? लैरी पेज। तो मैं लैरी पेज को क्या बोलूंगा? एंटरप्रेन्योर। वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही है। एक्चुअली में लैरी पेज इज द फाउंडर ऑफ गूगल। लैरी पेज इज द फाउंडर ऑफ गूगल। और लैरी पेज ही क्या कर रहा है बेटा? लैरी पेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, ये सारी चीजें, न्यू अपॉर्चुनिटीज गूगल के लिए ढूंढ रहा है। तो लैरी पेज को हम लोग एक तरीके से बोलेंगे क्या बेटा? एंटरप्रेन्योर। अब सोच लो, आपका ही बिजनेस है, आप ही ओनर हो, ठीक है, आप ही अपने बिजनेस को चला रहे हो और आप ही अपने बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहे हो? ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको ही क्या बोल दूंगा? एंटरप्रेन्योर। और एक बात याद रखना, एंटरप्रेन्योर के केस में क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन आ चुका है, लैंड के केस में क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है?
वेजेस, कैपिटल में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट। और इन चारों को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, रीजंस फॉर मार्केट फेलियर, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तीनों आई। ठीक है, अब आ रहे हैं फोर्थ पॉइंट पे। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, क्योंकि तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी। अब फोर्थ पॉइंट सुन लो, ध्यान से सुनना, फोर्थ और फिफ्थ दोनों लिंक हैं। मुझे बस इतना सोच के बताओ, एडम स्मिथ, वापस सुन लो, एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ बोलते हैं गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताओ, मार्केट को किसके हवाले छोड़ दो? प्राइवेट के हवाले छोड़ दो। अब सोच के देखना, अगर मार्केट को प्राइवेट के हवाले छोड़ देते तो प्राइवेट कंपनी ज्यादा क्या बनाती? ज्यादा बनाती बेटा डीमेरिट गुड्स। वापस सुन लो, एडम स्मिथ कहते हैं अगर हम प्राइवेट के हवाले मार्केट को छोड़ देते, गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन में नहीं आना चाहिए, तो बेटा प्राइवेट कौन से गुड्स ज्यादा बनाती जिनमें उनको ज्यादा क्या है? प्रॉफिट। इसका मतलब ज्यादा कैसे गुड्स बनते? डीमेरिट गुड्स। इसका मतलब डीमेरिट गुड्स के अंदर मैं यहां लिख दूं टोबैको, यहां लिख दूं लिकर। इसका मतलब डीमेरिट गुड्स क्या हो जाते? ज्यादा। और एक मिनट, रिवर्स बोल रहा हूं। और बेटा मैरिट गुड्स, सर मैरिट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो हमें चाहिए, जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ केयर। प्लीज सुन लो, ये कैसे गुड्स हैं? मैरिट गुड्स। सोच समझ के आंसर देना। गवर्नमेंट अगर एलोकेशन फंक्शन में नहीं आता, सारा काम कौन करता? तो कौन से गुड्स ज्यादा बनते और कौन से गुड्स कम बनते? यही होता, क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइवेट को डीमेरिट गुड्स में ज्यादा क्या होता? हमें ज्यादा कौन से गुड्स चाहिए? वो क्या हो जाते? कम। कौन से गुड्स कम चाहिए? वो क्या हो जाते? तो एक गुड्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाता, एक का क्या हो जाता? अंडर। तो बेटा क्या हो जाती? मार्केट फेल। दैट इज दी फोर्थ पॉइंट। डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता? ज्यादा, ओवर। और मैरिट गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता? कम। तो बेटा ये हो जाता सिचुएशन फॉर मार्केट फेलियर। दैट इज अनदर रीजन फॉर मार्केट फेलियर। याद रखना सर, डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक्चुअल में जो हमारे को कम चाहिए। ठीक है, या तो सोसाइटी को ऐसे गुड्स कम चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बेटा मैरिट गुड्स कौन से होते हैं? जो सोसाइटी को चाहिए। मुझे बताइए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, दीज आर ऑल दी सर्विसेज जो सोसाइटी को चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज क्या करती? प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट की वजह से इन गुड्स को तो या इन सर्विसेज को कम प्रोड्यूस करती और इन गुड्स या इन सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस करती। तो जो कम चाहिए वो ज्यादा हो जाते, जो ज्यादा चाहिए वो कम हो जाते। तो बेटा अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन हो जाता, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो जाती? फेल। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट बचे, खत्म है। एक पॉइंट और, अगर गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन में इंटरवीन नहीं करता अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो बेटा क्या होता? जो कलेक्टिव गुड्स हैं, प्लीज सुन लो, जो कलेक्टिव गुड्स हैं वो कलेक्टिव गुड्स भी या तो कम हो जाते या ज्यादा हो जाते। और जनरली देखा गया है कलेक्टिव गुड्स क्या हो जाते हैं? कम। सर कलेक्टिव गुड्स का मतलब क्या है? बात वही करी गई है। कलेक्टिव गुड्स में आपको क्या चाहिए? रोड्स। आपको क्या चाहिए? पार्क्स। आपको क्या चाहिए? ब्रिजेस। तो मुझे सोच के बताइए, ये गुड्स प्राइवेट कंपनी ज्यादा बनाती या कम बनाती? कम बनाती। इसका मतलब जिन गुड्स का हमें ज्यादा जरूरत है उनका प्रोडक्शन हो जाता अंडर। तो बेटा ये क्या हो जाती? सिचुएशन फॉर मार्केट फेलियर। क्लियर है? तो पहले 3 तो तुमने पढ़े थे, अगले 2 में गुड्स याद रखना। कौन से गुड्स ज्यादा बनते? डीमेरिट। कौन से गुड्स कम बनते? मैरिट। वो एक पॉइंट आया। फिर अगला, कौन से गुड्स कम बनते? कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स का मतलब जिन गुड्स को हम सब लोग यूज करते हैं। सिंपल सा मतलब पब्लिक गुड्स, पब्लिक प्रॉपर्टी। लिखो अगले 2 पॉइंट। एक पॉइंट और है, खत्म है आज का लेक्चर। लिखो 4th पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट लिखो, मार्केट में फेल। मार्केट का मतलब अगर हम प्राइवेट कंपनीज के हवाले सब कुछ कर देते। फोर्थ पॉइंट कैसे लिखना, लिखो मार्केट में फेल, मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस, मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स, मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स। ब्रैकेट में लिख लो इनकम्प्लीट मार्केट, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मार्केट। सर इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज के हवाले अगर सब कुछ कर देते तो प्राइवेट कंपनीज राइट क्वांटिटी में क्या नहीं बनाती, मेरिट गुड्स। इसका मतलब मेरिट गुड्स का क्या हो जाता, अंडर प्रोडक्शन। तो यही बोल रहा है मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस राइट क्वांटिटी ऑफ मेरिट गुड्स, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मार्केट। अंडरलाइन कर लो यहां पे, अंडरलाइन मेरिट गुड्स और फेल। नेक्स्ट, कैसे गुड्स कम बनते, कैसे गुड्स कम बनते, कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स को कई बार क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, मार्केट टिपिकली फेल्स टू प्रोवाइड, मार्केट टिपिकली फेल्स टू प्रोवाइड, मार्केट typically fails to provide collective, market typically fails to provide collective goods, ब्रैकेट में लिखो public goods, collective goods, ब्रैकेट में लिखो public goods such as roads, bridges, parks etc. और एक लास्ट पॉइंट बचा है, खत्म आज का लेक्चर के लिए। लास्ट पॉइंट बचा, लास्ट रीजन। लास्ट रीजन क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी। एक और रीजन होता है मार्केट फेलियर का, कॉमन प्रॉपर्टी को ओवर यूज करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को ओवर यूज करते हैं इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। प्लीज सुन लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्स्थ। एक और रीजन है मार्केट फेलियर का, कॉमन प्रॉपर्टी को लोग क्या करते हैं, ओवर यूज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सर पहली बात तो कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को हम सब लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। सर एग्जांपल, लेट अस सपोज मेरे घर के पास फॉर एग्जांपल एक रिवर है, ठीक है, और रिवर के अंदर बहुत सारी फिश हैं। एग्जाम्पल है, सुनो, मेरी घर के पास एक सपोज करो रिवर है और रिवर के अंदर बहुत सारी क्या है बेटा, फिश। मुझे बताइए इस रिवर को खाली मैं यूज करूंगा या सब यूज कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। अब देखो एक पर्सन है XYZ, उसने क्या करा, इस रिवर से इन सारी फिशेस को निकाल लिया। इसका मतलब रिवर से सारी फिशेस को क्या कर लिया, निकाल के मार्केट में क्या कर दिया। तो मुझे बताओ, हम दैट इज XYZ ने ये काम किया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इसने क्या करा, इस रिवर को क्या कर लिया, ओवर यूज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो बेटा बाकियों के लिए तो फिश बची नहीं ना। सोच के देखो, एक ऐसी जैसे एग्जांपल जिम है, अगर मैं बात करूं मेरी सोसाइटी की बात करता हूं, मेरी सोसाइटी में ना पार्क है, पार्क के अंदर जिम के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अब सोच के देखो, जिम के इक्विपमेंट्स सारी सोसाइटी मेंबर्स के लिए हैं या किसी एक के लिए, सबके लिए ना, सब यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या करा, कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जिम वाले इक्विपमेंट्स का इतना ओवर यूज कर दिया कि जिम वाले सारे इक्विपमेंट्स क्या हो गए, बेकार। तो बाकियों के लिए तो वो इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए बचे ही नहीं। तो सोच के देखो, इंडिविजुअल ने कॉमन प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, ओवर यूज। खाली वापस खाली प्रोडक्शन पे मत जाओ, अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। सुन लो, रिसोर्स का मिसयूज करना या ज्यादा क्या कर लेना, यूज करना, ये भी क्या होते हैं रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। सोच के देखो, मेरे सोसाइटी के अंदर जिम वाले इक्विपमेंट्स को कौन यूज कर सकता है,
सब लोग यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन इक्विपमेंट्स को क्या कर लिया, ओवर यूज, जिसकी वजह से बाकियों को इक्विपमेंट्स यूज करने का मौका ही नहीं मिला। तो बेटा ये भी क्या है, एक सिचुएशन फॉर मार्केट फेलियर। क्लियर है सबको? लिखो, लास्ट पॉइंट खत्म करो। लास्ट पॉइंट लिखना ध्यान से, कॉमन प्रॉपर्टी, 6 पॉइंट है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। Common property resources are overused by individuals for self interest. यहां पे अंडरलाइन कर लो बेटा overused वर्ड को। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूं अंडर प्रोडक्शन, अगर मैं आपसे बोलता हूं ओवर प्रोडक्शन, या मैं आपसे बोलता हूं रिसोर्सेस का आपसे क्या हो गया, मिसयूज, या आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, ओवर यूज, तो बेटा ये चारों क्या हैं, रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। तो तुम लोग याद रखना, डेफिनेशन के अंदर सिर्फ कितने पॉइंट्स लिखे थे, 2। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन जिसमें या तो गुड्स क्या बन रहे हैं, ओवर, या गुड्स क्या हो रहे हैं, अंडर। वहां प्रोडक्शन की बात करी थी, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ अगर रिसोर्सेस का क्या हो रहा है, मिसयूज, ये भी एक रीजन है मार्केट फेलियर। अब मुझे सोच के बताओ, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में कितने लाख रुपए मिलने चाहिए थे मुझे, 2, कितने दे दिए, 3, 1 लाख क्या करे, 1 लाख का वेस्टेज हुआ ना। तो मुझे बताओ, ये भी तो एक रीजन था मार्केट फेलियर का। दूसरा पॉइंट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ओवर यूज, बाकियों के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करने का मौका ही नहीं छोड़ते। तो बेटा ये भी क्या है, एक रीजन, मार्केट फेलियर। अब मेरा क्वेश्चन है, ये तुमने क्या पढ़े हैं, रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। इन सब रीजंस को कंट्रोल करने के लिए किसको आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के आने के बाद क्या मार्केट फेलियर खत्म हो सकता है, क्या हो सकता है, कंट्रोल या मिनिमाइज। तो हेडिंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट करना पड़ता है ना, हेडिंग डालना। लिखो हेडिंग, शक्ल मत देखो, लिखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल और मिनिमाइज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल और मिनिमाइज मार्केट फेलियर। अब तुम क्या पढ़ोगे, गवर्नमेंट ने किस तरीके से मार्केट फेलियर को क्या करा, मिनिमाइज करा या कंट्रोल किया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो टिल देन, दैट इज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।